कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार सभी किसान भाइयों को आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत करती है आपकी चुमकी बहन। कैसे हैं किसान भाइयों? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी खेती भी हरी भरी होगी। तो चलिए इसी खुशी में, इसी हरियाली में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में हम देखते हैं कृषि समाचार, जहां हमें मिलती है बहुत सारी जानकारियां। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लातेहार के खुदरा मछली विक्रेताओं को अनुदान पर स्टॉल देने की है योजना। चाईबासा के रोरो सिंचाई योजना का होगा पुनरुद्धार और कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद CO1। अब समाचार विस्तार से। डोमेस्टिक मार्केट योजना के तहत लातेहार जिला के 5 खुदरा मछली विक्रेताओं को अनुदान पर स्टॉल उपलब्ध कराई जाएगी। स्टॉल की समेकित लागत 50,000 रुपए है। इसमें सामान्य कोटि के लाभुक को 60% अनुदान की सुविधा मिलेगी, जबकि SC, ST, SC, BPL महिलाएं और विकलांग श्रेणी के लाभुक को 80% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय लातेहार में 29 मार्च 2016 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार ने चाईबासा स्थित रोरो सिंचाई योजना के पुनरुद्धार का निर्णय लिया है। अगले 2 साल में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 66 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी मिल गई है। रोरो सिंचाई योजना की कुल सिंचाई क्षमता 8,000 हेक्टेयर भूमि है, लेकिन नहरों में सिल्ट जमने और संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने से 2,300 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई हो पा रही है। पुनरुद्धार होने के बाद फिर से 5,700 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बहाल हो सकेगी। राज्य के जो किसान औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं, उन्हें नर्सरी लगाने के लिए कई बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जैसे बीजोपचार के बाद बीज लगाएं, कलम विधि द्वारा हार्मोन वृद्धि कर लें, साथ ही खेती के लिए उत्तम जल निकास और जीवांशयुक्त मिट्टी वाले खेत का चयन करें। औषधीय पौधों की खेती के लिए अगर नर्सरी लगा रहे हैं तो किसान इस बात का ख्याल रखें कि स्वस्थ और पुष्ट बिचड़ा ही बेहतर उपज का आधार है। इस दृष्टिकोण से बीजोपचार या बिचड़ा उपचार सबसे कारगर उपाय है। बाजार में औषधीय फसलों की मांग उसकी गुणवत्ता के कारण होती है। इस गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किसान कलम विधि से हार्मोन बढ़ाएं और जैविक तत्वों से भरपूर मिट्टी वाले खेत में औषधीय फसल की खेती करें। तकनीक जो है वो भी काफ़ी ये है। आप जब भी इसका नर्सरी लगाएं तो आप 2-3 चीज़ का ख्याल रखें कि जो मिट्टी है उसमें जीवांश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ पे जल जमाव ना हो, और बीजों को हर वक्त ट्रीट करके लगाएं। कटिंग को आप ग्रोथ हार्मोन करके लगाएं ताकि फील्ड में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश हो पाए। अपने राज्य के किसान लत्तेदार सब्जी फसलों में अगर कोहड़ा की खेती करना चाहते हैं तो उस फसल से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए इसके उन्नत प्रभेदों में CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी का चयन करें। लत्तेदार सब्जी फसल कोहड़ा की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। पौधों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान फल बाग लगाए हुए हैं वे अपने 8-10 साल उम्र वाले वृक्षों की कटाई छटाई के लिए इलेक्ट्रिक चेन सॉ नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सहायता से किसान बाग में उगे अवांछित और सूखे पेड़ों की भी कटाई कर सकते हैं। डालियों की मोटाई के अनुसार इस यंत्र में 16 से 25 इंच तक के कटर बार लगाए जा सकते हैं। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवाइयों के बिना कीट नियंत्रण के उपाय। आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय बनाएं। प्रति एकड़ की दर से 10 पक्षी आश्रय बनाएं। ये पक्षी फसल में लगने वाले कीटों को मारकर खा जाते हैं। इससे फसल कीट मुक्त रहता है। एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो देखा किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपके लिए तो बहुत अच्छी जानकारियाँ थी। कृषि से जुड़ी हुई, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, मौसम का मिजाज था और बाजार का भाव भी था। चलिए अब कार्यक्रम में देरी ना करते हुए आपको आगे लिए चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा संदेश है, उसे देख लेते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। तो किसान भाइयों, अब आपको इंतजार ना कराते हुए हम जानकारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस बार जानकारी ऐसी है किसान भाई कि आप उद्यानिक फसलों में जल प्रबंधन कैसे करेंगे और उसके जल प्रबंधन का महत्व क्या है, इसके बारे में विशेषज्ञ आपको जानकारी देंगे। तो विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं आपको जानकारियाँ देने के लिए। हमेशा की तरह हम नए नए विषयों के साथ आपके साथ जुड़ते हैं और आज का हमारा विषय है बागवानी फसल में जल प्रबंधन। पहले हमारे किसान भाइयों को बता दें मैम कि ये बागवानी फसल होती क्या है? किसान भाइयों, बागवानी या उद्यानिकी, इन फसलों से आप लोग भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बागवानी फसलों के अंतर्गत सब्जी, फल, फूल, मसालेदार सब्जियाँ, आपका जो प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफ़ी, कहवा बोलते हैं, वो सारी फसलें भी आती है। और साथ ही साथ औषधि और सुगंधित जो फसलें हैं वो भी इसके अंतर्गत ही हैं। और इसके अलावा जो कटाई तुड़ाई उपरांत जो हम लोग प्रबंधन करते हैं, उसका जो परिरक्षण करते हैं, उससे हम लोग केचप सॉस बनाते हैं, वो भी हमारा उद्यानिकी का ही पार्ट है। सब्जी की तुलना में क्या बागवानी फसल में क्या आवश्यकता होती है पानी की? अगर हम लोग देखेंगे कि अन्य फसलों की तुलना में बागवानी फसल में बहुत ही इसका पानी का बहुत ही अहम रोल होता है। और इसमें अगर हम लोग समय से और इनकी आवश्यकता अनुसार हम लोग पानी का प्रबंधन नहीं करेंगे तो इसमें हमारी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएंगी। तो इसमें हम लोगों को जैसे बागवानी फसल में अलग अलग फसलें हैं तो सबके लिए पानी की आवश्यकता अलग अलग होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा जो पानी देने का अगर कहा जाता है तो गर्मी के दिन में हमें कम समय में पानी की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी फसल लगा हुआ है तो जहाँ पे हम लोग 3-4 दिन में पानी देना जरूरी समझते हैं, वहीं पे जाड़े के दिन में ये पानी देने का जो चक्र है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। 10 दिन 12 दिन में भी हम लोग पानी देंगे तो वो फसल रहता है। और उसी तरह बरसात में उसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग पानी देते हैं, क्योंकि बारिश के दिन में पानी आती ही है, बारिश होती ही है। और जब बारिश नहीं हो तो हमें उसके अनुसार अत्यधिक अगर लगे कि सूखने जा रहा है तो हमें पानी देना चाहिए। और इसका काफ़ी अहम रोल होता है। अगर हम लोग समय से उसको पानी नहीं देंगे तो उसका फलन भी अच्छा नहीं होगा और उसमें भी कुछ फटने की जैसे बीमारी या समस्या बोल सकते हैं वो होती है, वो इसमें हो सकती है। जैसे टमाटर में आप देखेंगे कि वो लंबा अगर सूखा रहता है उसके बाद अगर हम लोग पानी दे देते हैं तो उसमें उसका स्किन जो है वो फट जाता है। तो इस तरह की समस्याओं का भी सामना किसान भाइयों को करना पड़ता है। मैम, किसान भाइयों को ये बता दें कि इसकी सिंचाई किस किस तरीके से करें? किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग सब्जी की फसलों में
अभी तक जो पानी देते हैं उसमें फरो इरिगेशन या नाली के द्वारा सिंचाई करते हैं, जिसमें कि काफ़ी पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है या बह करके बर्बाद होता है। तो इन सब जो बर्बादी है, पानी की जो बर्बाद हम लोग करते हैं, उससे हम लोगों को बचने के लिए चाहिए कि हम लोग पानी को सूक्ष्म रूप से यूज़ करें, जिसमें बहुत सारे सूक्ष्म तरीके हैं। टपक प्रणाली है, टपक सिंचाई प्रणाली है, जिसको हम लोग अपना सकते हैं। उसमें बूंद बूंद जो पानी है पौधे के जड़ तक जाएगी, और इसमें हम लोग सब्जियों के अलावा जो है कि फलदार वृक्षों में भी इस तरह की टपक सिंचाई प्रणाली को अपना सकते हैं। साथ ही साथ जैसे पत्तेदार सब्जियां हुई, उसमें हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन को लगा सकते हैं। और जैसे पिचर प्लांट बोलते हैं, घड़े को पानी भर करके अगर हम लोग फलदार छोटे जो नए वृक्ष हैं जो बागवानी फसलों में हम लोग लगाए हैं फल वृक्ष, तो उसके पास भी रख सकते हैं, जिससे टपक टपक करके बूंद करके पानी पौधे को मिलता रहेगा और वहाँ नमी रहेगा, और ताकि वो पौधा जो है वो सूखे नहीं और उसमें ग्रोथ जो है उसका बाढ़ है वो सही हो। तो इन सब विधियों से भी हम लोग सूक्ष्म तरीके से पानी पौधे के जड़ तक पहुंचा सकते हैं। और इससे क्या होता है कि करीब करीब जो है 60%, 55 से 60% जो पानी हम लोग बर्बाद करते हैं वो बर्बाद करने से बचता है, और जो पौधे का जो जितना पानी मिलना चाहिए उसका जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। जो पानी लेने का एफिशिएंसी जब पौधे को मिलता है तो पौधा उसको भरपूर पानी लेता है और पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है, फूल अच्छा आता है, उसमें फलन भी अच्छा होता है। के अलावा किसान भाइयों, मल्चिंग एक तकनीक है, अवरोध परत कह सकते हैं, जिसमें हम लोग काली प्लास्टिक जो होता है, जो पॉलीथीन की सीट ब्लैक कलर का, उसको हम लोग जाड़े में उपयोग कर सकते हैं। ये पानी की जो ज़रूरत होती है, जो पौधे को अगर हम लोग एक बार पटवन किए तो जहाँ पे आपका 3 दिन 4 दिन पानी रहेगा, तो वो पानी करीब करीब आपको 10 दिन 12 दिन तक भी नमी वहाँ बनाए रखेगा। तो इस तरह से मल्चिंग विधि को भी अपना सकते हैं। और गर्मी के दिन में अगर चाहेंगे तो किसान भाई उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, जो एक तरफ से सिल्वर कोटेड रहता है, ब्लैक और सिल्वर कोटेड, नीचे से सिल्वर ऊपर से ब्लैक। तो ये क्या करता है कि मिट्टी का जो तापमान जो है, मिट्टी का तापमान को भी ठंडा करे रहता है गर्मी के दिन में। तो इस तरह की भी मल्चिंग विधि के द्वारा भी हम लोग जो पानी की जो अधिक जो बर्बादी की ओर जाती है पानी, उसको हम लोग रोक सकते हैं। जैसे बागवानी फसल हुई, इस बागवानी फसल में जल का बहुत महत्व होता है, तो इसमें इसका प्रबंधन किसान भाई किस प्रकार करें? बागवानी फसलों में जैसे कि अगर फलदार वृक्षों को देखेंगे तो उसमें भी जलकुंड बना सकते हैं किसान भाई। हर एक 15 जो फलदार वृक्ष हैं उसके लिए आप एक जो है कम से कम वो है 2.5 मीटर लंबा, आपका 2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा, इस तरह का आप एक गड्ढा भी बना सकते हैं। और बारिश का पानी उसमें जमा होगा। अगर आप वो चाहेंगे तो उसमें आप पॉलीथीन का सीट भी बिछा सकते हैं, जिससे कि सीपेज के द्वारा पानी का लॉस ना हो, और उस पानी को वाष्प द्वारा ऊपर उड़ने से बचाने के लिए उसमें आप तेल भी डाल सकते हैं, करंज का तेल या आप सरसों का तेल डालेंगे तो पानी जो है वाष्प बन करके ऊपर नहीं उड़ेगा, और वो करीब जो एक जलकुंड जो हुआ उसका पानी करीब 15 पेड़ों को आप जीवनदायी पानी दे सकते हैं। तो इस तरह का भी प्रबंधन किसान भाई कर सकते हैं, ताकि जो भी पानी की ज़रूरत हो, जहाँ पे पानी की समस्या हो, पानी नहीं उपलब्ध है, तो वहाँ पे इस छोटे से गड्ढे के द्वारा भी अपने फसल को वो बचा सकते हैं। और जो अभी ज़्यादा ज़रूरत है उसमें अगर वो चाहते हैं तो पलावार करने के लिए या मल्चिंग करने के लिए वो पुआल के द्वारा भी उसको ढक सकते हैं। तो जैसे गर्मी अभी आ रहा है, मौसम जो गर्मी का आ रहा है, तो अगर वो लतर वाली सब्जी लगाए हैं तो उसमें भी वो आपका पुआल हुआ, उससे आप ढक देंगे या पत्ते से ढक देंगे तो वो सड़ेगा तो खाद भी बनेगा, साथ ही साथ नमी भी ज़्यादा दिन तक बनाए रखेगा, जिससे कि आपको तुरंत पानी देने की ज़रूरत नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। चलते चलते मैम हमारे किसान भाइयों को बता दें कि ये बागवानी फसल जो है इसमें जल प्रबंधन होता है, तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा हो? कि आज के दिन में जो भी तकनीक है उसको आप अपनाइए। अगर आप नेट हाउस या पॉली हाउस के द्वारा भी आप अगर खेती करना चाहते हैं, हाईटेक हॉर्टिकल्चर जो हम लोग बोलते हैं, तो उसकी भी तकनीक अपनाइए। हमारे राज्य सरकार की ओर से भी बहुत सारी अनुदान में इस तरह की तकनीक को किसानों के बीच देने के लिए उपलब्ध है, उसकी ओर भी आप बढ़िए, NHM की ओर बढ़िए। और साथ ही साथ अपने ज़िले में जहाँ भी तकनीकी जानकारी मिलती है वहाँ पे आप जाइए और इन तकनीकों को आप लीजिए। साथ ही साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में जो आपका स्प्रिंकलर विधि है, ड्रिप इरिगेशन टपक प्रणाली जो है, इस प्रणालियों के साथ
साथ साथ में जो मल्चिंग या पॉलीथीन सीड से कवर करने की जो बात आ रही है, इसको भी आपको अपने खेतों में लाने की ज़रूरत है। आज के दिन के अनुसार अगर आप अपनी खेती को करेंगे तो मैं नहीं समझती कि आपका जो जल है, जितना बारिश आपके पास है, उससे आप एक अच्छी फसल करने में कामयाब नहीं होंगे। आप जरूर से जितने भी पानी है, जो भी बारिश हमारे यहाँ हो रही है, उससे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ या मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा हमारे विशेषज्ञ ने आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी बागवानी फसल में जल बचाव के बारे में। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वाह वाह, तो देखा ना किसान भाइयों, औद्यानिक फसलों में जल प्रबंधन आप कैसे करेंगे, उससे आपको लाभ कैसे मिलेगा, उसका महत्व कैसा है, ये सारी जानकारियाँ आपको मिल चुकी हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, जानकारियाँ और भी है, लेकिन एक छोटा सा फिर से संदेश है जिसे हम देखकर वापस लौटते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये संदेश भी बहुत अच्छा था। अब आगे की जानकारी और भी अच्छी है किसान भाई। झारखंड में रेशम का बहुत उत्पादन होता है और तसर रेशम की खासियत भी है। तो आज हम देखेंगे कि तसर रेशम कीट के पौधे जो हैं उनकी देखभाल आप कैसे करेंगे ताकि उसकी पैदावार बढ़े और हमें और भी और रेशम प्राप्त हो। तो इसके लिए विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आपके साथ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या जानकारियाँ आई हैं। आज हम जानेंगे कि तसर के पौधे की देखभाल कैसे करें। इस बारे में जो जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, मानवेंद्र एक्का जी। एक्का जी, हमारे किसान भाई तसर के पौधे लगाते हैं, नर्सरी तैयार भी कर लिए हैं, लेकिन अगर पौधे लगाने के लिए अपने खेतों में ले जाना चाहते हैं तो कहाँ से उसकी खरीद बिक्री करेंगे और जो पौधे लगाएंगे उसकी देखभाल कैसे करें? एक्चुअली क्या होता है, हम लोगों का जो केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में फार्मर्स लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कैसे नर्सरी बनाते हैं। वो ट्रेनिंग लेके वो लोग अपने घर में जाके ग्रुप में एक नर्सरी बना सकता है। 10,000 20,000 सीडलिंग सेपलिंग बनाने के लिए उसके लिए उसको तो इधर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल जाते हैं। यहाँ से वो जाके घर में वो नर्सरी लगा सकते हैं। वो नर्सरी लगाने के बाद वो लोग जो सीडलिंग और सेपलिंग डेवलप होते हैं, वो सीडलिंग और सेपलिंग उसको एप्रोप्रिएट प्राइस में स्टेट डिपार्टमेंट को देने के लिए आजकल बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे MKSP प्रोग्राम है और ऐसा दूसरा प्रोग्राम के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर ने उससे खरीद सकते हैं। आज के दिन में एक पौधा के लिए आसान और अर्जुन का जो बीज से हम लोग पौधा नर्सरी में रेस करते हैं, उसका दाम 5 रुपया से 15 रुपया तक होते हैं। जब हम लोग एक सीडलिंग सेपलिंग लगाते हैं, किसान लोग इजीली स्टेट डिपार्टमेंट को जब 2-3 महीने का सेपलिंग होगा उसको 3 रुपया 5 रुपया में बिक सकते हैं। उससे थोड़ा बड़ा होने से 6 महीना सीडलिंग सेपलिंग के लिए उसको 10 रुपया भी मिलते हैं और उससे बड़ा होने से जब इजीली ग्रो होते हैं मेन फील्ड में, उसको वो लोग 15 रुपया तक एक सीडलिंग में बेच सकते हैं। और ऐसे वो लोग थोड़ा कुछ तसर में नर्सरी रेस करके कमा भी सकते हैं और उसका इकोनॉमी थोड़ा हेल्दी हो सकता है। अब हम जानना चाहेंगे जिस नर्सरी में हम बैठे हुए हैं, नर्सरी की देखने के पौधे सब स्वस्थ हैं। अब इसको अगर हमारे किसान भाई फील्ड में लगाना चाहें तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे और उसकी देखभाल कैसे करेंगे? एक बार सीडलिंग और सेपलिंग नर्सरी में बनाने के बाद उसको हम लोग रेनी सीजन में जुलाई अगस्त सितंबर में या हम लोग मेन फील्ड में रोप सकते हैं जहाँ रेनी सीजन होते हैं। इसके लिए पहले हम लोगों को जो प्लॉट में प्लांटेशन कराना है उसको रेडी करके रखना है। प्री मानसून पीरियड में मई के टाइम में उसको जब हम लोग फील्ड में प्लांटेशन करते हैं 4x4 स्पेसिंग में, 4 फीट बाई 4 फीट स्पेसिंग में, कभी कभी 10 बाई 6 फीट स्पेसिंग में,
नर्सरी से पौधा लेके फील्ड में लगाने के लिए पहले हम लोगों को इतना स्पेसिंग में एक 1 फीट 1 फीट 1 फीट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऐसा हम लोग मिट्टी का गड्ढा खोद के रखते हैं 1-2 महीना पहले। और इसमें से जितना मिट्टी आते हैं हम लोग साइड में गड्ढा के साइड में रख देते हैं और धूप के अंदर सूखने देते हैं। जानना चाहेंगे कि आपने जो बात बताई उसमें कहा कि जो गड्ढे खतेंगे वो 1-2 महीना पहले करते हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है? तो हम लोग जब तुरंत गड्ढा खाद के सेप्टिंग रोप देते हैं उसमें जो हम लोगों का डिजीज पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए जो उधर से मिट्टी निकालते हैं वो मिट्टी को अच्छी तरह सूखने देते हैं और 1-2 महीने के बाद उस मिट्टी के साथ हम लोग समान परिमाण का गोबर खाद मिक्स करके जब पौधा लगाते हैं उस पौधा को अच्छी तरह रख देते हैं। मेनली हम लोगों को सनशाइन में रखते हैं मिट्टी को हम लोग मेनली सनशाइन में रखते हैं क्योंकि उसका जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं और पेस्ट अटैक होता है उसका इफेक्ट कम हो जाते हैं। लेकिन जब पेड़ लगाने जा रहे हैं उस समय क्या पोषक तत्वों की कुछ कमी होती है जिसको डालने से उसकी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएगी और पेड़ का जो ग्रोथ होगा अच्छा होगा? एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग जब हम लोग पौधा लगाने जाते हैं उस गड्ढा में, उस समय हम लोग जो मिट्टी हम लोगों का गड्ढा से निकाल लिया है उसको हम लोग 1-2 केजी गोबर खाद मिक्स करते हैं और उसको उस टाइम पौधा रोपने के बाद उसको अच्छी तरह ढक देते हैं और उसका खाद्य के लिए उस गोबर खाद से उन लोगों को 1 साल का लगभग खाना मिल जाता है। उसके बाद हम लोगों का जो पौधा फील्ड में बड़ा होने लगता है हम लोग हर साल फर्टिलाइज़र डोज होते हैं। ये फर्टिलाइज़र डोज हम लोगों का इधर इंस्टीट्यूट में बुकलेट में है, कैसे देखभाल करते हैं उसमें भी है, लेकिन 1 साल हम लोग बस गोबर खाद और मिट्टी का जो मिक्सर बनाए हैं वो डालने से काफ़ी है। जब 1 साल बाद होते हैं उसको हम लोग फिर फर्टिलाइज़र डोज डिफरेंट पेस्टिसाइड फंगीसाइड जब ज़रूरत पड़ते हैं यूज़ करते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र डोज हर साल हम लोग देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हमारे पौधे बड़े होने लगते हैं तो ऐसे में बरसात का मौसम में लगाने की आपने सलाह दी है, तो बरसात के मौसम में जब लगाते हैं और धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगते हैं तो कीट जो आते हैं कौन कौन से कीट आएंगे और उसकी रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें? कीट आते हैं जब हम लोग प्लॉट में लगाते हैं, जो फील्ड में हम लोग प्लांटेशन करते हैं, कीट आते हैं। एक गोल फ्लाई, एक लीफ गोल इंसेक्ट होते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं। और जो पत्ता का जो बीमार आते हैं वो बीमार से बचने के लिए हम लोग बेबीस्टिन का घोल बना के 0.03% का उसको टाइमली स्प्रे करते हैं। और जब हम लोग मेंटेनेंस करने का बात आते हैं, कैसे हम लोग मेंटेनेंस करते हैं फील्ड में वो पौधा को, हम लोग ऐसे रोपने के बाद 1 साल तो कुछ नहीं देना है, गोबर खाद और मिट्टी से सब कुछ मिलेगा। 1 साल बाद हम लोग फर्टिलाइज़र अप्लाई करता है। रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइज़र 75 kg नाइट्रोजन, 25 kg फॉस्फोरस एंड 25 kg पोटास हम लोग हर साल पर हेक्टर प्लांटेशन में देते हैं। तो हम लोग जोर ज़बरदस्ती पालते हैं, लेकिन प्लान का भी एक होता है, उसको एक्चुअली मित्र कीट हो या दुश्मन शत्रु कीट हो, एक्चुअली पौधा ने उससे प्रोटेक्ट करने से चाहते हैं, लेकिन हम लोग जोर ज़बरदस्ती तासार कीड़ा उधर लगा देते हैं। पौधा के लिए ये शत्रु है, लेकिन फिर भी हम लोगों का बेनिफिट के लिए हम लोगों को उसको अभी मित्र कीट मान के हम लोग इसमें पालते हैं। विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई। उम्मीद है कि आप इसका उपयोग करेंगे और अपने तसर की खेती में इसका भरपूर उपयोग करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जोहार। वाह, तो देखा ना किसान भाइयों कि विशेषज्ञ ने हमें तसर रेशम कीट के पौधों की देखभाल कैसे की जाए इसकी जानकारी कितनी बढ़िया से दी। तो चलिए अब जाने का वक्त नहीं हुआ है, अभी हम चलेंगे पूना, वहाँ से घूम कर आएंगे। किसान भाइयों घूम कर तो आगे, सिर्फ घूमना ही नहीं हुआ भाई, हम वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आए, खेती से जुड़ी हुई और मौसम से जुड़ी हुई। लेकिन अब समय की पाबंदी है, हमें जाना है। आपको कार्यक्रम का पता बताते हुए चले। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों आपने कार्यक्रम का पता लिख लिया ना?
तो अब देर मत कीजिए और आपके पास जो भी समस्याएं हैं, जैसी भी समस्याएं हैं, जानकारियां हैं, सुझाव हैं, सब हमें लिख भेजिए। हम अगले कार्यक्रम में उसे शामिल करेंगे और आपके लिए ढेरों जानकारियां लेकर आएंगे। इसी के साथ हमारे दूरदर्शन रांची की टीम को और अपनी झुमकी बहन को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।